कैसे हो? अभी पिछले 3-4 क्लासों में आपने एसएसटी के भूगोल विषय के पहले और दूसरे चैप्टर के बारे में आपने अध्ययन किया। यह दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूं कि आपने अपने कॉपी में इसे नोट कर लिया होगा। इसके दोनों चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अब एसएसटी के ही जो एक नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है विकास। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र क्या है, विकास किस तरह से किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से मानक हैं। 9th में आपने बहुत सारे मैटर पे आपने पढ़ा। आज हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, अर्थात हम विकास का मापन कैसे करेंगे, इसके बारे में आज आपको इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले तो यह कि हम विकास कहते किसको है, क्या आधार है विकास मापने का। विकास का तात्पर्य में इंग्लिश में शब्द है इसका प्रोग्रेस। सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो वर्तमान रूप में परिवर्तन। अब वह परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो नकारात्मक है उसको तो हम विकास नहीं कह सकते। अगर हमारे वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होता है उसको हम विकास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका वेट जो है 50 kg का है, लेकिन आपने अपने खान पान में, अपने रहन सहन में थोड़ा सा सुधार किया तो आपका वेट बढ़ के 55 kg के करीब हो गया। इसका मतलब आपका शारीरिक विकास हो गया। उसी तरह से हम जब पूरे देश के विकास की बात करते हैं तो सीधा सा तात्पर्य है कि वर्तमान रूप में परिवर्तन ही विकास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह जो विकास है इसके लक्ष्य क्या क्या है, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अलग अलग इच्छा है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो अलग अलग वर्ग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर अपने विकास के बारे में क्या उम्मीद करता है, क्या इच्छा जाहिर करता है। उसकी यही इच्छा होती है कि पहली बात तो यह है कि उसे रोज काम मिले। दूसरा बिंदु है उस काम के बदले उसको अधिक से अधिक मात्रा में मजदूरी मिले और उसके बच्चे किसी ठीक स्कूल में पढ़ सके। ये तो मजदूर के बारे में। अगर पंजाब का एक किसान या कहीं का भी किसान, जो किसान है उनकी क्या इच्छा है, उनका क्या लक्ष्य है अपने विकास के प्रति। उनका यह है कि उनके द्वारा उत्पादित जो फसल है उस फसल की अच्छी से अच्छी कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, उनके खेतों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो। कहने का तात्पर्य है कि जितने प्रकार के लोग हैं उतनी प्रकार की इच्छाएं हैं, तो विकास को उनकी इच्छाओं के आधार पे ही मापा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा मानक है जिसके आधार पर हम विकास को यूनिवर्सल रूप से, एक सार्वत्रिक रूप से उसको माप सके। यानी कि विकास वास्तव में एक कठिन कार्य है। विभिन्न प्रकार के समुदाय को एक साथ लेकर चलना और विकास करना ये वास्तव में मुश्किल काम है, और सबके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। इसी संदर्भ में जो तीसरा बिंदु है इसी से रिलेटेड है राष्ट्रीय विकास। अब
राष्ट्रीय विकास के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि राष्ट्र का विकास का सीधा सा तात्पर्य है कि पूरे देश का विकास। लेकिन देश का विकास कब हो सकता है? जब हम देश में स्थित विभिन्न प्रकार के समुदाय, वर्ग, सबके इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसका एक कॉमन प्रोग्राम बनाना और उस प्रोग्राम के आधार पर देश के विकास को आगे बढ़ाना और सबकी इच्छा में जहां तक उसकी पूर्ति हो सके उसकी पूर्ति करने का प्रयास करना। तो ये राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में केवल ये नहीं कि हम विभिन्न प्रकार के लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ हम अपने राष्ट्र के आय को बढ़ाने पर ध्यान दें, ऐसा नहीं। इसके टोटल पहलुओं को, उनके सभी बिंदुओं को विकसित जब हम करेंगे तब जाके हमारे देश का, पूरे राष्ट्र का विकास होगा। अब हम विकास का मापन में है जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, इन देशों का आपस में, इन राज्यों का आपस में हम कैसे तुलना करेंगे? तो इसमें तुलना करने का सीधा कि भाई सीधी सी बात है कि जो विकास का मापक है वो है उसकी आय, उस राज्य की आय कितनी है, उस देश की आय कितनी है, वहां उस देश के लोग कितने, यानी कि विभिन्न प्रकार के पहले बिंदु को लेंगे आय को, आय के बाद से मान लो कि अगर उसमें भी है तो उसके शिक्षा व्यवस्था को, उसके स्वास्थ्य व्यवस्था को, ऐसे विभिन्न प्रकार के उसके संचार व्यवस्था को, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को आधार बनाकर हम इन देशों के बीच में, इन राज्यों के बीच में तुलना कर सकते हैं। अब आने पैदा होता है कि विकास का जो मुख्य मापदंड है, मुख्य मापदंड को हम आय मान रहे हैं, यानी कि किसी भी देश की जो औसत आय है, औसत आय, सामान्य रूप से इसके आधार पर ही हम विकास को मापते हैं। औसत आय का तात्पर्य कुल देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसे ही हम औसत आय कहेंगे। अब इस औसत आय के द्वारा भी हम किसी भी देश के विकास को मापते हैं, लेकिन क्या इस औसत आय के द्वारा, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, सिर्फ औसत आय के द्वारा ही किसी देश के विकास को मापना यह उचित नहीं लगता। तो अन्य कौन कौन से ऐसे मापदंड हो सकते हैं? जैसे मान लो शिशु मृत्यु दर, यानी उस देश में, उस राज्य में शिशुओं के जो मरने का, बच्चों के जो मरने के जो दर है, जो रेट है, वो क्या है। दूसरा इसमें नेक्स्ट साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या, किसी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितनी है। और उसके बाद से निवल उपस्थिति अनुपात, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। निवल उपस्थिति अनुपात का तात्पर्य किसी देश के 14 और 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या तथा उनकी विद्यालय में उपस्थिति को हम निवल उपस्थिति कहते हैं। यानी कि कुल 14 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों की जो संख्या है, उनमें से जितने बच्चे पूरे वर्ष विद्यालय में उपस्थित रहे, उस उपस्थिति को ही हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। यानी कि कुल संख्या बटे उसकी कुल उपस्थिति, इसके आधार पर हम निवल उपस्थिति को निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाएं, अर्थात किसी देश के विकास को का मापन करने में हम
सार्वजनिक सुविधाओं को भी आधार बना सकते हैं। अर्थात किसी देश में जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, आमदनी बहुत सारी होती है, लेकिन क्या उस आमदनी के अनुसार वो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का उपभोग कर पाते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा होने के बावजूद भी बाकी हम ये काम नहीं कर पाते। इसमें जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो केरल की अपेक्षा बहुत अधिक है, लेकिन वहां की केरल की साक्षरता में और महाराष्ट्र की साक्षरता में अंतर है। क्यों? जब आमदनी ज्यादा है तो यह अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंतर है। अर्थात पैसे से हम हर चीज नहीं खरीद सकते, हर सुविधाओं को नहीं खरीद सकते, इसलिए कि क्योंकि महाराष्ट्र ने एक पहलू पे ध्यान दिया, बाकी सारे पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। जहां की सरकार ने अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया होगा, क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? किसी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ध्यान दिया होगा, क्या उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? इसका मतलब ये हो गया कि एक ने तो पैसा कमा के इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, उसको प्रति व्यक्ति आय के रूप में दिखाना शुरू कर दिया, और एक ने क्या किया कि उस आमदनी को विभिन्न क्षेत्रों में लगाकर उसको सबल करते हुए आगे बढ़ना। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हम प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का आधार नहीं बना सकते। अब सवाल है कि विभिन्न प्रकार के मापदंड हैं, लेकिन यूएनडीपी एक संस्था है जिन्होंने मानव विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो उस मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर हम विकास के मापने का जो आधार है वो क्या है? तो इनके लिए तो मतलब दो ही आधार है, एक औसत आय और दूसरे नंबर पे शिक्षा। यानी इन दो आधारों के द्वारा इनके अनुसार हम किसी देश के विकास को माप सकते हैं। अब सही बात है कि कोई ना कोई एक बिंदु तो निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बिंदुओं का आकलन करना संभव नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसे एक या दो बिंदु को आधारित करना पड़ेगा जिसके आधार पर हम पूरे विश्व के जो देश हैं, उनके राज्य हैं, उनके हम विकास का मापन कर सकें। लेकिन इस विकास के होड़ में क्या हमें अपने भावी पीढ़ियों को भूल जाना चाहिए? इसी बिंदु को परिभाषित करने वाला एक शब्द है विकास की धारणीयता। यानी हमारी विकास की धारणा कैसी होनी चाहिए? क्या हमारा विकास की धारणा ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने देश के संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन करते जाएं और दोहन करके अपनी आमदनी को बढ़ाते जाएं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के पास पैसा हो या न हो, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये उनका काम है, वे अपने लिए सब कुछ पैदा करेंगे। लेकिन जो चीज प्रकृति ने दिया है, उस प्रकृति के संसाधनों पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, विकास की धारणीयता। यानी हमारी विकास के प्रति धारणा कैसी होनी चाहिए? तो इसमें हमारी धारणा जो होनी चाहिए वो अपने भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हमें अपना विकास करना है। जो कुछ भी करेंगे वो इस शर्त पे नहीं करेंगे जिस शर्त पे हमें अपने भावी पीढ़ियों के हिस्से के भाग को भी उपभोग करना पड़े। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अब जब आपने 9th क्लास में भी जब अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में आपने अर्थशास्त्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, उसमें अर्थशास्त्र में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या प्रकार, कितने कौन कौन से आर्थिक क्रियाएं और उसका संचालन कैसे किया जाता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाता है, उसमें आपने 2-3 बिंदुओं के बारे में, जैसे मान लो उत्पादन और वितरण, यानी हम किसी वस्तु का उत्पादन कैसे करेंगे, यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो मुख्य रूप से होता है उत्पादन और उसका वितरण।
पहले तो उत्पादन कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो और उस उत्पादित वस्तु का ज्यादा से ठीक तरीके से वितरण हो जाए, उसका व्यापार ठीक तरीके से हो जाए। तो किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था का जो मेन आधार है, जो उसका आकलन है, वो वहां के जीडीपी से किया जाता है। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आप एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये किन किन उत्पादन को शामिल किया जाता है, किस किस को मिलाकर जीडीपी का आकलन किया जाता है। उसमें सबसे पहले फसल उत्पादन। अभी आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सेकेंड चैप्टर में इनके अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, 3 कार्य क्षेत्र हैं। यानी मनुष्य के जो व्यवसाय के जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं। इसमें जो फसल उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जो द्वितीय क्षेत्र है वो औद्योगिक उत्पादन में आता है, और जो आपका सेवा कार्य है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और ये तीनों जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे के बिना आपस में इनकी कल्पना नहीं की जा सकती, और इन तीनों को मिलाकर बनता है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार के फसल का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में सभी प्रकार के छोटे बड़े उद्योग, 3 प्रकार के उद्योग आपने पढ़ा है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। और तीसरा जो है आपका सेवा कार्य। सेवा कार्य में हम उसको शामिल करते हैं इस प्रकार के कार्य कि जिसमें हम पैसा देकर कोई वस्तु तो नहीं लेते लेकिन उनसे सेवा कराते हैं। जैसे मान लो हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमने किसी से अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा दिया, तो उस रिपेयरिंग के बल पे अगले को हमने पैसा धन दिया। तो इतने सारे सेवा के कार्य, यानी कि किसी द्वारा हम उन्हें धन देते हैं लेकिन धन के बदले हम कोई वस्तु नहीं लेते, उनसे सेवा कराते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कोई सामान थोड़ी खरीदते हैं आप, डॉक्टर को आप फीस देते हैं और फीस देकर अपना इलाज कराते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, अपनी जांच कराते हैं। तो ये जो सेवा का कार्य है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है, और इन तीनों को क्षेत्रों को मिलाकर जो भी देश को आमदनी होती है उस आमदनी को मिलाकर देश के जीडीपी का आकलन होता है। और यह जीडीपी से ही देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो देश की औसत आय है, उसको निकाला जाता है, जिसको विकास के मापन का आधार माना जा रहा है, मानव विकास रिपोर्ट के आधार। तो बच्चों ये पूरा जो अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है वो विकास पे आधारित था कि विकास क्या है और विकास का मापन हम किन किन आधारों पे कर सकते हैं। इसका एक सारांश ये हो सकता है कि सिर्फ औसत आय के आकलन के रूप में एक मानक तो हमने निर्धारित कर दिया है, लेकिन यह यथोचित नहीं है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था का उचित आकलन करना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था, उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, उस देश की संचार की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं उन सुविधाओं की व्यवस्था कैसी है, उन सभी व्यवस्थाओं को देखकर ही हम किसी देश के विकास का आकलन कर सकते हैं। ये पार्ट आपका पूरा एक तरह से क्लियर हो गया। कल मैं इसके आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा और इसको आप उसे अपनी कॉपी में ठीक तरीके से कर लेंगे। और आज मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, उस पीडीएफ के माध्यम से इसको आप ठीक तरीके से डिटेल में पढ़कर इसको समझेंगे।